हेलो एंड वेलकम बच्चों, एक बार मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने यूनिट नंबर 1 की बात करने और इसके आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी क्या होती है। बच्चों ऐसी दिखती है एनसीईआरटी, ऐसी नहीं दिखती, ये तो कवर चढ़ा हुआ है इस पर। ऐसी दिखती है बच्चों एनसीईआरटी। आपको ये बुक खरीद लेनी है। क्यों खरीदनी है? बिकॉज it is very important to know about the NCERT। NCERT की फुल फॉर्म बता दो, चलो आपको पता हो तो। मैं बता देता हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इसका नेम है बच्चों। एनसीईआरटी की 11th क्लास की साइंस की यानी कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की आपके पास नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तीनों बुक होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट है, मस्ट बुक है ये नीट के लिए। मैं बता दूं पहले ही आपको, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो बच्चों ये बात मैंने बहुत कर लिया आज। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैं अपना चश्मा भूल गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं अंधा होके पढ़ाऊंगा, लेकिन अंधा होके ही पढ़ाऊंगा। मैं अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लेता हूँ। और कहाँ से उठाऊँ? ये पढ़े क्वेश्चन, ये उठा लिए मैंने, उठा लिया। अब इनको सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक खोल लो और इसकी पीछे वाली जो एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर पढ़ना है और मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करूँगा। क्वेश्चन लिखे, आंसर नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। और मेरा चश्मा आज पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिला नहीं, तो बिना चश्मे के पढ़ा रहा हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें जो ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब साइड की वैल्यू दे रखी है, वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे वॉल्यूम की वैल्यू पूछी है मीटर क्यूब में। वेरी इजी, सेंटीमीटर में मीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 10⁻², मीटर का क्यूब, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 मीटर क्यूब। वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भले ही इजी हो, टफ हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अपने संग, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। फालतू ही क्वेश्चन नहीं दिए एनसीईआरटी ने, कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिया। यू मस्ट रेस्पेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बिकॉज if you will solve all the question then your all basic concept will be very clear, and basic concept are very important for any competitive examination. That's why you must do the all exercises and the solved question of NCERT। समझ गए? बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल दी क्या? समझ नहीं आई क्या? तो ठीक है, मुझे नहीं पता, आप ट्रांसलेशन देख लेना, मैंने हिंदी में बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर जिसकी रेडियस इतनी है और हाइट है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया इक्वल टू, ओ हो सरफेस एरिया पूछा है, वो भी स्क्वायर में। स्क्वायर में एरिया पूछ लिया तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी 20 और एच है इसकी 10 सेंटीमीटर मतलब 100 बच्चों मैं इसका सरफेस एरिया आपको ये πr², सरफेस एरिया क्या होगा? πr² प्लस πr² एरिया होगा प्लस 2πrh। ये इसका सरफेस एरिया होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बता दूंगा, क्वेश्चन फॉर्मूला बता दिया और आंसर निकाल दिया। क्या ये मैं कराऊंगा? नो बच्चों, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, मतलब वो बेसिक समझाना चाहता है आपको, तो मैं बता ही देता हूँ बेसिक्स। ये देखो मैं ले आ रहा हूँ आपके लिए, सिलेंडर बना रहा हूँ। सिलेंडर देखो, सिलेंडर बना दो इससे, ये सिलेंडर बना देते हैं बच्चों मन के सच्चो, सिलेंडर बना रहे हैं। देख ये देखो, ये सिलेंडर बना दिया मैंने। अरे सिलेंडर कहाँ गया तू? सिलेंडर
सरफेस एरिया निकालना है कि ये मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर दिख रहा है 3D शेप में, हॉलो है बीच में से, और ये ऐसा सर्किल जैसा बना दिया सिलेंडर, ये सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको। अब देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया, इसकी कौन कौन सी सरफेस है, एक तो ये वाली सरफेस है, ये चारों तरफ से ये वाली सरफेस, ये सरफेस, और एक ऊपर एक सर्किल के ऊपर वाली सरफेस है, एक नीचे जो सर्किल है उसकी नीचे वाली सरफेस है। तो इसमें कितनी सरफेस हो गई, एक तो ये सरफेस जो बड़ी सी दिख रही है ये सरफेस, और एक ऊपर वाली सर्किल की सरफेस, एक नीचे वाली तो 3 सरफेस हो गई इसमें। तो देखो पाई आर स्क्वायर कितनी आएंगी इसमें, पाई आर स्क्वायर कितनी आएंगी 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक ऊपर सर्किल है एक नीचे सर्किल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वाला जो सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया वो 2 पाई आर एच कैसे होता है, 2 पाई आर एच कैसे होता है। देखो ये वाला जो सिलेंडर है वो कैसे बना होगा, देखो मैं कैसे बना सकता हूं, मैं छोटे छोटे सर्किल ले लूँ, छोटे छोटे, ये एक सर्किल ये ले लिया, एक सर्किल ये ले लिया, सर्किल पे सर्किल, ये सर्किल ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारे सर्किल ले लिए, बहुत सारे सर्किल ले लिए। अब उनको आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, उसको आपस में कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया। तो इन सर्किल को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक यदि मैं रखता जाऊंगा तो सिलेंडर बन जाएगा ना। यदि सर्किल को एक के ऊपर एक, 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 एक के ऊपर एक रखता जाऊंगा तो सिलेंडर बन जाएगा। बच्चों सिलेंडर बन जाएगा। और सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, ये जो ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल की सरकमफेरेंस मतलब ये आउटर एरिया, जैसे मैं यदि इसको सर्किल मान लो, ये ऊपर वाला सर्किल मान लो, ये छोटा सा पॉइंट, तो इसका सरकमफेरेंस मतलब ये वाली आउटर वाली जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस होती है। वो कितनी होती है एक सर्किल के लिए 2 पाई आर, ठीक है। अब मैंने ये सर्किल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा दिए थे, मतलब कितनी हाइट मैंने कवर कर ली। जो सिलेंडर जितनी हाइट का सिलेंडर है उतने ही तो मैंने सर्किल एक के ऊपर एक रखतेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखता गया। तो मैं क्या करता हूँ 2 पाई आर प्लस 2, मतलब मुझे कितनी बार ये सरफेस एरिया ऐड करना, कितनी बार ये सरकमफेरेंस ऐड करनी पड़ेगी बच्चों, ये h टाइम्स ऐड करनी पड़ेगी, h टाइम्स, क्योंकि मैंने h सर्किल ऐड किए ना, एक सर्किल की सरकमफेरेंस इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की ऐसे ही मैंने h तक ऐड किए h सर्किल, तो इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच आ जाएगा ना, 2 पाई आर एच आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ गई। सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, और एक सर्किल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो h सर्किल, यदि मैं h सर्किल जमा दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, तो ये 2 पाई आर इंटू एच ये हो जाता है, प्लस पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर जो सबसे ऊपर सर्किल है उसके ऊपर वाली सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाली सरफेस का ऐसे ही एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया और 2 पाई आर एच ये हो गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये वैल्यू, बस अब ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बता दूं क्या मैं आपको, एक और मज़ेदार चीज़ बता दूं क्या। देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो नीचे दो सर्किल हैं, उनको ऊपर वाला सरफेस एरिया, नीचे वाले का नीचे वाला सरफेस एरिया, वो जोड़ लोगे। ये जो सरफेस एरिया जो बता रहा है ये सर्किल सिलेंडर का, इस वाली सरफेस को यदि मैं खोल दूं ऐसे करके, ये खोल दी मैंने सरफेस, ये मैंने सिलेंडर खोल दिया, सिलेंडर खोल दिया तो क्या बना, ये देखो ये बन गया ना, ये बन गया ना बच्चों, ये बन गया। देखो जब ये सरकमफेरेंस थी, ये सरकमफेरेंस थी, तो ये वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि यही तो गोल होके सरकमफेरेंस बना रही थी, तो ये वाली लेंथ कितनी आ रही थी 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, यही होती है ना बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देख लो, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, जो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है वो कितना एरिया कवर कर रही है, वही सरफेस एरिया है, ठीक है। ऊपर वाले सर्किल को मैंने हटा दिया, नीचे वाले सर्किल को मैंने हटा दिया, क्योंकि उनका एरिया अलग से ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर वो तो हो गए। लेकिन जो बची हुई सरफेस है यदि मैं उसको खोल दूं तो बच्चों कितना एरिया कवर करेगी। यदि ये लेंथ 2 पाई आर है, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर हो गई, ये वाली 2 पाई आर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 पाई आर, तो ये क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, जिसकी ये वाली लेंथ 2 पाई आर है, और ये वाली लेंथ जिस सिलेंडर की हाइट थी वही है ना। मैं इसको गोल कर दूं तो ये सिलेंडर की हाइट ही तो है, ये सिलेंडर की हाइट ही तो है। अब बताओ इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2 पाई आर इंटू एच।
बच्चों सिलेंडर को खोल दिया मैंने और इसका जो सरफेस एरिया था वही सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा ना। सरफेस एरिया मतलब सरफेस का एरिया। तो जो सिलेंडर की सरकमफेरेंस है उसको मैं खोल दूं तो ये वाला 2πr, ये वाला h। दूसरी बात, यदि मैं इसको किसी भी चीज़ में डुबा देता हूँ, किसी कलरफुल चीज़ में, जैसे मैंने इंक में इसको डुबो दिया, इंक में डुबोने के बाद इस सिलेंडर को, जैसे ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मैंने चारों तरफ से इंक में डुबो दिया ऐसे, फिर मैंने इसको निकाला, इसकी सरकमफेरेंस को खोल दिया और इसके बाद इस पर ऐसे लगा दिया, इस पर ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये एरिया बन जाएगा। ये यहाँ पे एक इंक यहाँ पे ऐसी दिखेगी इसी फॉर्म में, यही उसका सरफेस एरिया होगा, यही होगा सरफेस एरिया होगा। ध्यान रखना इस बात को। तो ये वाली बात समझ आई आपको। 2πRh मैंने आपको कई तरह से बता दिया। एक तो सर्किल के ऊपर सर्किल रखते जाओ, 2πRh बन जाएगा। यहाँ फिर इसकी सरकमफेरेंस को खोल दो और इसको ऐसे इसमें लगा दो, तो जितना एरिया ये कवर करेगा वो इसका सरकमफेरेंस एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो इसमें। 2πr की जगह वैल्यू कर दो r की जगह 20 एंड h की जगह 100 + 20, ये जो वैल्यू आएगी वही फाइनल। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था वो आपको सेप्ट समझ में, इंटरसेप्ट आपने कर लिया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपने इंटरसेप्ट कर लिया हुआ आई थिंक, और नहीं किया तो करना ही चाहिए आपको। सरफेस एरिया ऐसे फालतू ही क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, पहले बता दूं, भले इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। अ व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18, एक व्हीकल है बच्चों आपके पास, जो साइकिल है आपकी, जो साइकिल है उसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 18 km/h, ठीक है, कवर्स। अच्छा, अब ये स्पीड पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में आपने कितनी स्पीड है आपकी, ये किलोमीटर पर आवर में आपको निकालनी है, मतलब सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना है। तो इजी है, इजी है। इजी कैसे है, N1 U1 = N2 U2 यूनिट कन्वर्जन का यही फॉर्मूला है। हालांकि बच्चों मुझे पता है, मैं इसको बहुत इजीली भी आपको बता सकता हूँ। 18 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे करके मैं आपको बता दूंगा, ये यहाँ से ये 2 जीरो चले जाएंगे और 5/18 मीटर पर सेकंड। यदि आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू दे रखी है उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ये बात बहुत ईजी है, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यूनिट कन्वर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट N1 U1 = N2 U2। N1 की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 18, U1 यूनिट कितनी है किलोमीटर पर आवर = N2 वैल्यू आपको निकालनी है, N2 वैल्यू आपको निकालनी है। फिर इसमें जो यूनिट होगी, इसमें जो यूनिट होगी ये किस में हो जाएगी, CGS में। यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो CGS में, ये किस में दे रखी है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं, MKS दे रखी है। नो 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 नो, ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो MKS में है, मीटर केजी एंड सेकंड। तो यहाँ पर मीटर प्लस मीटर पर सेकंड में आएगी ना इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड में निकालनी है अपने को बच्चों, मीटर पर सेकंड में निकालनी है वैल्यू। याद है ना आपको, क्या तुम्हें याद है, क्योंकि ये इसने मीटर पर सेकंड में वैल्यू पूछी तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैंने दूसरी यूनिट रख दी। अब मुझे वैल्यू निकालनी है N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी, तो ये वाली चीज़ें भी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, आर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 करना पड़ेगा 2 बार। वैल्यू कितनी आएगी 3600। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड ये भी हो जाएगा, N2 की वैल्यू मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड, ये चला जाएगा यहाँ से, N2 की वैल्यू वापस वही आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ये तो इजी, डायरेक्टली कन्वर्जन कर लो ये हो जाएगा। और इसका इस क्वेश्चन के लिए ये कन्वर्जन ठीक भी है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऐसा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी पार्ट है इसका बच्चों, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी का काम नहीं चलेगा आपका, एनसीईआरटी होनी चाहिए और उसको खोल भी लो। 4th नंबर का क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी, इट्स डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में आपसे वैल्यू पूछ ली। पहले तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव
रिलेटिव डेंसिटी। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी वो होती है जिस पार्ट की डेंसिटी आपको निकालनी है वो डेंसिटी रिक्वायर्ड, डेंसिटी ऑफ गिवन मास, डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, ये डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो रिलेटिव टर्म जहाँ पे रिलेटिव वर्ड लिखा होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सम्मान में, किसी के सम्मान में नहीं, किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी के कंपैरिजन में। यहाँ पर रेस्पेक्ट जब भी मैं फिजिक्स में वर्ड यूज करूँगा, रेस्पेक्ट मतलब किसी के कंपेयर में वर्ड होता है, उसका सम्मान में नहीं होता उसका मतलब। देखो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी ना किसी के कंपेरिजन कर रहा है वो, तो किससे कंपेरिजन होता है? कंपेरिजन के लिए कोई एक स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है, उससे कंपेरिजन करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेंसिटी है अपने पास साइंस के अंदर वाटर, तो वाटर की डेंसिटी और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है उसका जो रेशियो होता है वो ही रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है वो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप पढ़ोगे तो वो भी किस किस का रेशियो होता है, वो सारी चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैं केवल यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी टर्म रिलेटिव लिखा आ जाए फिजिक्स में, मतलब किसी ना किसी के कंपैरिजन में वो क्वांटिटी निकालनी है। अब देखो इसने 11.3 वैल्यू लिख दी, कोई यूनिट लिखी क्या इसकी? नहीं। देखो मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझाऊंगा, आंसर पूरा बताऊंगा, ऐसे नहीं कि बस अच्छा ये होता है वो होता है ऐसे करके नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिया है क्वेश्चन, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही नहीं बस कि ऐसी क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, बात में ये मान के चल रहा हूँ, आप इजीली इसको क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी करता हूँ 11.3 ये इसकी डेंसिटी, ये इसकी, ऐसे नहीं करना है। कॉन्सेप्ट, कौन से सेप्ट? कॉन्सेप्ट, कौन जैसे होते हैं ये, ऐसे करके होते हैं कॉन्सेप्ट, जो कौन जैसे सेप्ट होते हैं ना उसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मजाक था यार, इतना समझ जाओ यार, मजाक था ये। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है 11.3। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझ आई, इसकी कोई भी यूनिट नहीं दे रखी, और यूनिट होगी भी कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है तो यूनिट दोनों की मर जाएंगी, कट जाएंगी यूनिट, इसीलिए इसकी यूनिट नहीं होगी। तो डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी डेंसिटी निकालनी, मतलब डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड ही निकालनी है क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी किसकी है? लेड की, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में बच्चों होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लेड क्या आएगी? 11.3 मल्टीप्लाइड बाई 1, यूनिट क्या है इसकी? ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, ग्राम सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर ग्राम नीचे सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आपकी आ गई 11.3। तो डेंसिटी ऑफ लेड कितनी आई? डेंसिटी ऑफ लेड आई आपकी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने केजी पर मीटर क्यूब में भी वैल्यू पूछी है। तो डेंसिटी ऑफ लेड इन केजी पर मीटर क्यूब यदि आपको निकालनी है तो 11.3 तो इधर रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर मैं यदि इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में पुट कर दूँ तो वैल्यू आ जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी मीटर केजी पर मीटर क्यूब में होती है 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये बात याद रखना आप। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी, या फिर इसको मैं यदि केजी पर मीटर क्यूब में करना चाहूँ तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब ये भी आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, जैसे इसमें ये वाला मेथड बताया था ना वैसे बता रहा हूँ, लेकिन आप N1U1 = N2U2 से निकालोगे क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 × 1 ग्राम में कितने? 10⁻³ kg, 1 cc सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ऊपर kg आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है बच्चों वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आती है, लेकिन आपको N1U1 = N2U2 करके निकालनी है। ये वैल्यू कैसे कन्वर्ट हुई? ठीक है, यूनिट कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला है वेरी सिंपल, N1U1 = N2U2। N1 क्या है? जो नंबर आपको दे रखा है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो नंबर पुट करना है, U1 मतलब फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है वो, इक्वल्स टू
सेकंड जिसमें आपको कन्वर्जन करना है उसमें कितनी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपसे पूछ रखा है, तो आपको उसकी यूनिट साइड में U2 की जगह वो यूनिट जो आपको फाइनली निकालनी है वो पुट करनी। भाई इस तरह से आपको ये जैसे मैंने यहाँ पर किया था वैसे ही आपको करना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन मैं इनको सुपर फास्ट स्पीड से भी करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ एम है, कुछ ना कुछ पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आपको अब यूनिट कन्वर्जन करनी है, आपको करना है 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है दूसरी एक यूनिट है उसमें, तो ये पूछ रहा है उस यूनिट में इसकी वैल्यू आएगी कितनी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर में कन्वर्जन करना है। सिंपल N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी है 1, U1 की वैल्यू kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, N2 की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूँ तो N2 इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, और इनको मैं इधर ले आता हूँ तो kg के नीचे आ जाएगा ग्राम, मीटर स्क्वायर के नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर के नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये तो गया N2 इक्वल्स टू 1, 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम से ग्राम गया। N2 की वैल्यू आएगी 1000 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा N2 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 7। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू फिल करोगे आप 10 टू दी पावर 7। ये बात आपको समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई ना आपको बच्चों? बोले बच्चों बात समझ में आ गई? ऐसे करके N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 करके वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्ट भी मैं इसको कर सकता हूँ बच्चों, याद रखना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फंस जाओगे आप, हर जगह करोगे। kg को मैं यदि ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 टू पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो ग्राम में हो गया और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, अपॉन सेकंड स्क्वायर का कन्वर्जन करना नहीं है क्योंकि दोनों सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये मैंने निकाल दी। बच्चों इजी है मेरे लिए, लेकिन आप इस मेथड से नहीं करोगे, बोर्ड में आ गया तो स्पेशली नहीं करोगे, नीट में कर सकते हो, और बोर्ड में नहीं करना, क्योंकि वो जब यूनिट कन्वर्जन पूछ रहा है तो आपसे वो पूरा मेथड जानना चाहता है। आपको N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 पता है या नहीं? सेकंड 1 मीटर इक्वल्स टू कितने लाइट ईयर? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर बच्चों एक डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है? जिसमें लाइट को एक साल में, लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8। इस स्पीड से यदि लाइट चलती है तो एक साल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही 1 लाइट ईयर होती है। वापस समझो, यदि लाइट चल रही है स्पीड से, लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि इस स्पीड से लाइट चलती है तो वो एक साल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, वही 1 लाइट ईयर डिस्टेंस होती है। तो बेसिकली लाइट ईयर है क्या? डिस्टेंस है। लाइट ईयर डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? एक साल। तो ये लाइट ईयर है क्या? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। और मुझे निकालनी है मीटर में स्पीड। तो स्पीड लाइट की कितनी होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है लाइट की स्पीड। और टाइम एक साल के अंदर कितने सेकंड, क्योंकि मुझे सेकंड में पुट करने पड़ेगी नहीं, यहाँ पे वैल्यू सेकंड में पुट करूंगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा और मीटर में वैल्यू आ जाएगी। और ये इसने मीटर में वैल्यू पूछी लाइट ईयर की, सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो एक साल के अंदर बच्चों कितने सेकंड होते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन गया ना।
पहले ये बताओ, एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं? दिन नॉर्मली जो कंसीडर करते हैं वो होते हैं 365, इतने डेज होते हैं, ठीक है। एक साल में इतने डेज, और एक दिन में कितने घंटे? 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स। एक घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। तो ये वैल्यू आएगी सेकंड्स में। ये सेकंड, एक साल में इतने सेकंड होते हैं। एक साल में कितने दिन? 365। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो भाई, पुट कर दो। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। सेकंड से सेकंड चला जाएगा। 3 × 10⁸ इंटू ये वाली पूरी टर्म रख देना, और मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। यही एक लाइट ईयर की वैल्यू मीटर में होगी। समझ गए बच्चों? समझ गए? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए बच्चों क्योंकि लाइट ईयर होता क्या है। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सब फालतू की बातें लग रही होंगी आपको, सर ये यूनिट कन्वर्जन क्यों करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे। नहीं बच्चों, फालतू की बात नहीं है ये, क्योंकि मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें मैंने बताया था कि साइंस का एम क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ साइंस? साइंस का एम है टू नो, चीज़ों को जानना। तो बच्चों लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर वहाँ से जहाँ तक चलती है तो मतलब एक साल में कितनी डिस्टेंस को कर लेती है। कई ऐसे भी प्लानेट अपने पास हैं जहाँ से लाइट को अर्थ तक आने में कई बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। बिलियन ईयर्स, बिलियन का मतलब होता है 10⁹ बिलियन का मतलब होता है 10⁹ और मिलियन का मतलब जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तब बताऊंगा मिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। बिलियन का मतलब होता है 10⁹ और मिलियन का मतलब कितना होता है वो तुम पता करो। मैं तो तभी बताऊंगा जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, ठीक है। समझ गए आप? बात समझ गए? तो यहाँ पर क्यों ये चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। लाइट ईयर आप जानो। अच्छा, कई सारी टीचर्स, फैकल्टीज़ या फिर स्टूडेंट ये बड़ी शिकायत करते हैं कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं वो कोई पर्पज़ नहीं है उनका, वैसे ही है। मैं नहीं मानता बच्चों, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो आप उस बुक के बारे में भी पढ़ोगे कि ये इस बुक का एम क्या है, इस बुक का एम क्या है। तो ये बुक मेरे पास है, इसका एम यदि आपको पढ़ना है कि इसका पर्पज़ क्या है, तो आप एनसीईआरटी खोलोगे और एनसीईआरटी खोलते ही चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट मत करो। पहले आप ये देखो इसमें प्रीफेस में क्या लिखा है, एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा है और फॉरवर्ड्स में क्या लिखा है, और ये सारी चीज़ें जो भी इसमें पहले दे रखा है प्रीफेस में क्या लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी उनका लिखने का एम क्या है। और एनसीईआरटी लिखने के एम के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का एम क्या है? टू नो, जानना। उनका एम नीट, जेई, 12th एग्जाम तो है, 12th एग्जाम तो है एनसीईआरटी 12th के लिए, लेकिन उसका एम क्या है? जानने से। नीट एग्जाम के लिए ये बुक उसको ध्यान में रखते हुए नहीं लगे, क्योंकि वहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जो कौन कराएगा? मैं कराऊंगा ना, ये बात मैं कराऊंगा ना बच्चों। क्वेश्चन कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन देगा? एनसीईआरटी। समझ गए बच्चों? तो एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चन है वो पर्पजलेस नहीं है, भले कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कोई ना कोई पर्पज है उसका, कोई ना कोई पर्पज है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 1 मीटर पर, नहीं सॉरी 3 है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इक्वल टू n2 की वैल्यू निकालनी है, और किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। इजी, वेरी इजी। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लगा दो। n1 की वैल्यू 3, u1 यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल्स टू n2 की वैल्यू निकालनी है, u2 की वैल्यू किलोमीटर पर आर स्क्वायर। 3 इंटू इधर ले आओ इसको, मीटर अपॉन किलोमीटर, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी। 3 इंटू मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितनी सेकेंड? 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर अपॉन अब ये सेकंड में हो गया तो सेकंड स्क्वायर, ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और ये आप निकाल लेना, ये वैल्यू आप निकाल लेना, यही n2 है, मतलब
यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर, ये वैल्यू निकाल लेना आप, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है या फिर ऊपर से चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों यूनिट कन्वर्जन पर ही बेस्ड है। उसमें पूछा आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। आपको वैल्यू पूछ ली इसने कि इसकी वैल्यू निकालो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन ये ग्राम। बच्चों बोले बच्चों ये तो मुझे अलग अलग दिख रही है, यहाँ पे भी न्यूटन है तो यहाँ पे भी फोर्स की यूनिट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कोई बात नहीं, बात कोई नहीं है। मुझे यहाँ पे लेंथ का क्यूब दिख रहा है, सेंटीमीटर मतलब लेंथ का क्यूब, बात समझ गए, और टाइम मतलब टी का स्क्वायर, और जी यहाँ पर ग्राम है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं ग्राम, और यहाँ पर केजी है। तो मतलब मुझे ये इस यूनिट पहले मैच करानी, तो मैं क्या करूँ इस न्यूटन को करूँ इसमें कन्वर्ट, ताकि ये न्यूटन नहीं दिखे, मुझे न्यूटन नहीं दिखे। तो कर देता हूँ पहले इसका ही समाधान कर देता हूँ। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ इक्वल्स टू फोर्स को लिखा है ना इसने न्यूटन, तो फोर्स मतलब m इंटू ए, जो m इंटू ए ही है वही फोर्स की यूनिट है, मतलब n इंटू ए, m इंटू ए, न्यूटन वही है। मास की वैल्यू m के इसमें kg, और इसकी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो मैं फोर्स की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ, न्यूटन की जगह ये वैल्यू लिख दूँ kg मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो पहले से है ही यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11। मैंने कोई यूनिट कन्वर्जन किया नहीं है, सिर्फ न्यूटन को ही एक्सपेंड करके लिख दिया, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं किया है, सिर्फ इसको ही एक्सपेंड करके लिख दिया। तो ये क्या है वैल्यू, ये आएगी मीटर क्यूब अपॉन ये kg, 1 kg चला जाएगा, 1 kg तब भी बच जाएगा kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्या आप दोनों साइड की जो यूनिट तो अलग दिख रही है, लेकिन सेम जो मीटर है वहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब, वहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, वहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे केजी, यहाँ पे ग्राम। अब आप कर लोगे ना इसको, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, n1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻- u1 मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू n2 की वैल्यू निकालनी है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर। यहाँ से मैं इनको इधर ले आता हूँ नीचे, तो n2 की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मीटर के नीचे सेंटीमीटर ले आता हूँ, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर का होल क्यूब, क्योंकि ये भी क्यूब दोनों को होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं। इधर ऊपर ग्राम जाएगा, ग्राम अपॉन केजी, ठीक है। सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर दोनों साइड आएगा, ये कट जाएगा, तो n2 की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 का होल स्क्वायर। 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और ये तो कट ही गया, ये भी चलाई गए, ये भी चले गए। तो यहाँ से n2 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 100 का स्क्वायर 10⁻4 मल्टीप्लाई 1/10⁻3, तो 3 से यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगी ना बच्चों, 1 बचेगी, तो 1 बच गई, तो n2 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻10, n2 की वैल्यू मैंने निकाल दी। समझ गए बच्चों, वेरी इजी था, वेरी इजी था। कैसा इजी था, वेरी इजी था, वेरी इजी था, वेरी इजी था। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट्स इक्वल टू 4.2 जूल। एनर्जी की यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, और इसने बोला है कि 1 कैलोरी जो होता है
वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल। वेयर जूल, वहाँ एक जूल मतलब होता है, इसने बता रखा है 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल का मतलब ये होता है, ठीक है। सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू, अब इसने दे रखा है कि एक मैं नई यूनिट बना रहा हूँ जिसमें मास की यूनिट है अल्फा केजी, लेंथ की यूनिट जो है वो बीटा मीटर, और जो टाइम की यूनिट है वो गामा सेकंड है। अब आपको क्या पूछा है कि जो कैलोरी है, जो ये 1 कैलोरी वैल्यू है, इसको इस यूनिट में कन्वर्ट करो। वेरी इजी। 1 कैलोरी का मतलब पता है 4.2 जूल, और 4.1 जूल का मतलब ये होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है तो मैं लिख लेता हूँ N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी है 4 पॉइंट, क्योंकि 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना है और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल। तो मैं बेसिकली कन्वर्ट किसको करना चाह रहा हूँ 4.2 जूल को इस वाली यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो 4.2 जूल मान लेता हूँ इसको। तो N1 की वैल्यू 4.2 जूल हो गई। N1 की वैल्यू 4.1, और इसकी यूनिट कितनी है 1 जूल मतलब 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। इक्वल्स टू N2 मुझे निकालना है बच्चों U2 मतलब दूसरी वाली यूनिट है, उसमें इन सारी चीज़ों की वैल्यू, उसमें इन सारी यूनिट्स की वैल्यू। तो इसमें इन सारी यूनिट्स की वैल्यू में मास के लिए मान लेता हूँ, मास के लिए ऐसे एक सिंबल लग देता हूँ, कैपिटल M है, ठीक है। लेंथ के लिए सिंबल लिख देता हूँ L है ये, और इसके लिए लिख देता हूँ ये T है, ठीक है। यदि इसमें केजी है तो उसमें मान लेता हूँ कि M है, मास की जो यूनिट है M है। इसमें यदि मीटर है तो इसमें मान लेता हूँ L है, और इसमें यदि सेकंड है तो उसमें मान लेता हूँ T है। और ML T की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से, क्योंकि M को किस में रिप्रेजेंट कर रहा है इस यूनिट में अल्फा केजी में। तो M की जगह मैं क्या लिखूंगा आगे चल के अल्फा केजी, L की जगह क्या लिखूंगा बीटा मीटर, और इसके लिए क्या लिखूंगा गामा सेकंड टाइम की जगह, ठीक है। बात समझ गया। तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाई kg अपॉन M मीटर अपॉन L का होल स्क्वायर, और T स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बात समझ गए। अब बात मैं करता हूँ 4.2 तो ठीक है, kg दूसरी यूनिट में मास की यूनिट क्या है अल्फा kg, तो यहाँ पे अल्फा kg पुट कर दिया मैंने। लेंथ की जगह क्या पुट करूँगा बीटा मीटर, और टाइम की जगह क्या पुट कर दूंगा गामा सेकेंड। केजी से केजी गया, मीटर से मीटर, एंड सेकंड से सेकंड। तो N2 की वैल्यू 4.2 इंटू 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई गामा स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा स्क्वायर, यही इसका आंसर। कोई समझने में प्रॉब्लम, देखो कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना था दूसरी यूनिट में। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2 जूल। तो मतलब बेसिकली मुझे 4.2 जूल को कन्वर्ट करना है दूसरी यूनिट में, जिसमें मास को रिप्रेजेंट किया जाता है उस यूनिट में अल्फा केजी से, लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा मीटर से, एंड टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा सेकंड से, ठीक है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो मैंने N1 की वैल्यू 4.1 एंड जूल की वैल्यू मुझे पता थी, इसने दे रखी थी, ये मैंने रख दी। N2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और इस दूसरी यूनिट में मैंने माना मास की यूनिट M है और लेंथ की यूनिट L है, टाइम की यूनिट T है। सेम पावर तो सेम, मतलब यूनिट कन्वर्जन करने से कोई यहाँ पे ये पावर थोड़ी चेंज हो जाएंगी। जैसे मास, जैसे यहाँ पे लेंथ में स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ पे भी लेंथ में स्क्वायर आएगा, यदि सेकंड में यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ये चीज़ नहीं होंगी, तो मैंने ये चीज़ लिख ली यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया kg अपॉन M यहाँ से आ गया, मैं इसको इधर ले गया तो kg अपॉन M, और यहाँ से M अपॉन L का स्क्वायर इंटू T स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर। अब मुझे इसने दे रखा था कि M की जो वैल्यू है वो अल्फा kg है दूसरी यूनिट में,
और जो लेंथ की वैल्यू वो बीटा मीटर है एंड टाइम की वैल्यू गामा सेकंड है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और पुट करते ही आंसर n2 की वैल्यू आ गई। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? वेरी इजी क्वेश्चन है ये। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैं छोटी से छोटी, हल्की से हल्की, प्यारी से प्यारी यूनिट कन्वर्जन भी करा रहा था तो मैं आपको क्या बता रहा था, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। याद आपको अब समझ में आई हो कि मैं हमेशा ऐसा क्यों कर रहा था, हमेशा ऐसा क्यों कर रहा था, ताकि आप ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली टू कॉल ए डायमेंशनली क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन इन व्यू ऑफ दिस रेफरेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर नेसेसरी। अच्छा, कुल मिला के बात ये है बच्चों, कुल मिला के बात ये है, कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और इसने एक स्टेटमेंट पहले लिख रखा है, वो ये है कि आप किसी चीज़ को छोटी या बड़ी बोलते हो तो आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा बच्चों। किससे बड़े हो आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं दादाजी से बड़ा हूँ, समझ रहे हो? आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। आपको बोल सकते हो मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूँ, मैं छोटे बच्चे से बड़ा हूँ, छोटे बच्चे हो गया, समझ रहे हो, छोटे बच्चे से बड़ा हूँ, या फिर आपके आसपास जो भी आपसे छोटा है उसके कंपेरिजन में आपको बोलना पड़ेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते मैं दादाजी से बड़ा हूँ, मैं परदादाजी से बड़ा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना, समझ गए ना? तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है। कोई भी क्वांटिटी आपको छोटी दिखानी है या फिर बड़ी दिखानी है तो आप किसी ना किसी के रेफरेंस में दिखाओगे, आप किसी ना किसी के कंपेरिजन में दिखाओगे। ये बात समझ गए? अब ये आपको लग सकता है कि फालतू क्वेश्चन, बिल्कुल भी फालतू नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी फालतू नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस को डेवलप कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, पहले आपको स्टेटमेंट दे दिया कि किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा दिखाने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप कहोगे यस, हाँ, रेफरेंस के बिना आप किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब मतलब वो आपको कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं इस एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको बताने वो किसके कंपेरिजन में बड़े या छोटे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो एटम्स होते हैं बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा ना, किसके कंपेरिजन में बहुत छोटे होते हैं। एटम्स आर स्मॉल, एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन किसके कंपेरिजन में? मैं कह देता हूँ क्रिकेट बॉल के कंपेरिजन में। क्रिकेट की जो बॉल होती है उसके कंपेरिजन में जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। क्रिकेट की बॉल है, उसके कंपेरिजन में एटम का साइज काफ़ी कम होता है, समझ गए आप? एटम का साइज है वो बॉल के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है, ये बोल सकता हूँ, कंपेरिजन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ गए ना बच्चों? एटम का साइज जो है क्रिकेट की बॉल से काफ़ी कम होता है, तो ठीक है, मैंने कंपेयर कर लिया। नंबर 2, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट मेरे पास जो है वो ये है, जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेटर स्पीड। जो जेट प्लेन है बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, लेकिन किसके कंपेरिजन में? जिस साइकिल से आप रोज कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन जाते हो ना, उसके कंपेरिजन। तो एज कम्पेयर टू बाईसाइकिल, और यू कैन से एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल, और यू कैन से एज कम्पेयर टू बाइक, और यू कैन से एज कम्पेयर टू कार, द स्पीड ऑफ जेट इंजन इज हाई। आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए आप यहाँ से सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपको कंपैरिजन करना है, आप उल्टा सीधा कंपैरिजन नहीं कर सकते, समझ गए? यदि वेलोसिटी की वो बात कर रहा है तो आप वेलोसिटी ही कंपेयर करना है, वेलोसिटी से ही कंपेयर करोगे। तो एक चीज़ ये क्लियर हुई यहाँ से, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ से करना है आपको, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दोगे। जो जेट स्पीड का जो स्पीड है वो एक्सेलरेशन से ज़्यादा, जो अपने मेरे एक्सेलरेशन से ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं। यदि उसने वेलोसिटी की बात करी है तो वेलोसिटी से ही कंपेयर करोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी हाई। जुपिटर का मास है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एज कंपेयर टू व्हाट? किसके कंपेयर में? तो आप क्या कर सकते हो, किसी प्लानेट से कंपेयर कर सकते हो। जुपिटर क्या है? एक प्लानेट है, तो आप किसी छोटे प्लानेट से कंपेयर कर लो, उसके कंपेयर में बोल दो कि उसके जो मास है वो ज़्यादा है। तो जुपिटर इज, इसमें मास, जुपिटर इज वेरी लार्ज, सॉरी मास से कंपेयर नहीं, लार्ज बोला है, मतलब साइज की बात हो रही है, मास की नहीं, साइज की बात हो रही है, मास की नहीं। तो जो जुपिटर का साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है।
तो छोटे छोटे जो जुपिटर के कंपेरिजन में जो दूसरे जैसे अर्थ की बात कर ली तो अर्थ के कंपेरिजन में जो जुपिटर का साइज है वो ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड है एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस रूम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो ज़्यादा हैं, किसके कंपेरिजन में, किसके कंपैरिजन में बता रहे हो? तो मैं तो बोल दूंगा भैया कि एक छोटे डिब्बे के कंपैरिजन में इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना उसके कंपैरिजन में इस रूम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर के ज़्यादा हैं, ठीक है। बोल सकता हूँ ना मैं, इजीली बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यदि मैं एक खाली डब्बा लूँ, खाली डिब्बा के अंदर जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके कंपैरिजन में इस रूम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। आप कोई भी रेफरेंस ले सकती हो, एक रूम के कंपेरिजन में एक छोटे से क्यूब के अंदर जिसकी डायमेंशन आप दे दो छोटी सी और इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, समझ गए ना। कंपेयर करना है और आपको इस तरह से आंसर देना है। फोर्थ है प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इसमें ये स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछा है कि क्या ये सही है, जो प्रोटॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता हो और जो प्रोटॉन का मास है वो पता हो। ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, आपको 9th और 10th पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। 9th और 10th में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के मास और इनका चार्ज वगैरह सब बता रखा है, तो वहाँ से आप पता करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगा। यदि आपको ये चीज़ें पता है तो कि बिल्कुल सही है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट है स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड होती है वो लाइट के कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको साउंड की स्पीड बता नहीं सकता अभी। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बच्चों साउंड की स्पीड सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में अलग 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 होती है, फिक्स नहीं होती है ये। जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर जो भी अपने मेटल्स ले लो उसमें 1400 के लगभग, तो मतलब साउंड की स्पीड वेरी करती है, डिपेंड करती है मीडियम पे, किस मीडियम में साउंड फ्लो कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। समझ गए? साउंड की बात हो गई क्लियर। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो वो जो वैल्यू होती है वो लाइट की स्पीड से तो हमेशा ही कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चॉजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। अच्छा, what is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? अच्छा अच्छा अच्छा, सन से लेके अर्थ तक, सन से लेके अर्थ तक मैंने पूछा सितारों से, सितारों ने पूछा तारों से, तुमसे प्यारा कौन है? अर्थ है प्यारी, अर्थ है। समझ गए? तो सन से लेके यहाँ तक एक लाइट आई और इसको आने में टाइम लगा 8 मिनट एंड कितने सेकंड? 8 मिनट एंड 20 सेकंड। 8 मिनट एंड 20 सेकंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगा? 8 मिनट। 8 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो मतलब इतने सेकंड प्लस 20, मतलब 8 6 48, तो 480 प्लस 20 मतलब 500 सेकंड अर्थ तक आने में इसको लगे, ठीक है। 500 सेकंड इसको लगे। यहाँ से यहाँ तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगा। 8 मिनट मतलब कितने हुए? 8 × 60 इतने मिनट और सेकंड प्लस 20 सेकंड मतलब 500 सेकंड इसको लगे, ठीक है। बात समझ गए? ठीक है। एक जो लाइट आ रही है सन से लेकर अर्थ तक आने में उसको इतने टाइम लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाने दो। सन से अर्थ तक लाइट को इतना टाइम लग गया। अब इसने क्या पूछा है? एक नई यूनिट है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट जनरली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसने मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दिया किसी दूसरी यूनिट में, और उस यूनिट में जो लाइट की वैल्यू है, जो लाइट की वैल्यू है 1 यूनिट है। बात समझ गए? लाइट की स्पीड की वैल्यू है 1 यूनिट है। यदि नॉर्मली मीटर पर सेकंड में लेता हूं तो वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, लेकिन इसने मीटर पर सेकंड में ली ही नहीं वैल्यू, इसने किसी दूसरी यूनिट में ले ली जहां पर लाइट की स्पीड की वैल्यू 1 यूनिट है। अब इसने पूछ लिया, आपको टाइम भी दे दिया, आपको स्पीड भी दे दी, आप
से पूछ ली सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपने 9th और 10th में पढ़ लिया है। अब मुझसे मत बोलना कि नहीं पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे 11th 12th में, लेकिन आप पढ़ के आए हो। कभी बहाना मत बना देना कि सर इसमें ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट यूनिट में ऐसे ही बहाना, सर इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें दे रखी ना एनसीईआरटी के अंदर, जो एक्सरसाइज दे रखी ना उसमें कभी इधर उधर की चीज़ें दे रखी हैं। अरे इधर उधर की नहीं है, पहले पढ़ के आए हो 9th में 10th में 8th में भी पढ़ के आए हो इनको। ऐसा कभी मत बोलना इधर उधर की कुछ चीज़ें नहीं है उसमें, सारी चीज़ें पढ़ गए, क्योंकि ये बच्चों बेसिक चीज़ है, बेसिक यूनिट है। यूनिट एंड मेजरमेंट्स एंड यूनिट एंड डायमेंशंस की बात कर रही है यहाँ पे। तो बच्चों आपको कुछ चीज़ें पहले से पता ही होना चाहिए, नहीं तो आप किसकी यूनिट निकालोगे। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी पता ही नहीं है तो यूनिट निकालोगे किसकी, आप पता होनी चाहिए ना। और पता कहाँ से होगी, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th से आपको पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं पता, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ये सारी यूनिट्स, सारी फिजिकल क्वांटिटी, सारी डायमेंशन वापस बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे अपन इनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होती है स्पीड इन टू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 1 यूनिट, 1 यूनिट दे रखी है, और टाइम कितना है 500 सेकेंड। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सन से लेके अर्थ तक की, 500 यूनिट इनटू सेकेंड। अब इसकी यूनिट को मैं यूनिट इनटू सेकेंड को कोई नई यूनिट दे दूं, यूनिट डैश नाम दे दूं इसको, यूनिट डैश, तो 500 यूनिट डैश। यूनिट डैश क्या है यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप लिखोगे ना। तो यूनिट डैश क्या है, यूनिट इनटू स्पीड। क्योंकि इसने क्या बोला था कि जो भी मैं लाइट की वैल्यू ले रहा हूँ किसी यूनिट में वो 1 यूनिट है, तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो यूनिट है वो यूनिट है, यूनिट ही यूनिट है। जैसे यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन होती है ना, न्यूटन, तो मैं मान लेता हूँ कि न्यूटन, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जैसे ही किसी यूनिट में वेलोसिटी की यूनिट क्या है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। मीटर पर सेकंड होती है वैसे तो, लेकिन अब इसने कितनी दे दी, 1 मीटर पर सेकंड की यूनिट दे दी, मुझे कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूनिट इंटू सेकंड, आंसर आ जाएगा 500 यूनिट सेकंड, यूनिट डैश। और यूनिट डैश क्या है, यूनिट इंटू क्या लिख दिया मैंने, यूनिट इंटू सेकंड, यूनिट इंटू सेकंड, ये यूनिट इंटू सेकंड की वैल्यू यूनिट डैश बोल दी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जनरली जो आंसर दे रखे होते हैं 500 यूनिट्स लिख देता है वहाँ पे, बस आंसर 500 यूनिट, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब उसने इसमें बता ही रखा है कि स्पीड की यूनिट यूनिट है, तो मैं यूनिट इंटू सेकेंड को भी यूनिट कैसे लिख रहा हूँ, यूनिट डैश लिखूंगा। जनरल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा कि यूनिट, ये मैं इसको नई यूनिट नाम दे देता हूँ जो कि यूनिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट इंटू सेकेंड को मैं यूनिट लिख सकता हूँ। लेकिन याद रखना इसमें जो वैल्यू है यूनिट इंटू सेकेंड है, तो मैं उसको यूनिट डैश ही लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं साइड में लिख दूंगा यूनिट डैश इक्वल टू यूनिट इंटू सेकेंड, यूनिट डैश इक्वल टू यूनिट इंटू सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है, गर्मा गर्म समोसे के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए इन तीनों में से कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस। मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था, एक्यूरेसी मतलब रियल वैल्यू, किसी भी डायमेंशन जो भी है उसकी रियल वैल्यू के कंपेरिजन में आपने जो वैल्यू निकाली है वो उसके कितने करीब है, कितने करीब है, ठीक है। जैसे कि यदि कोई लेंथ 3.54 है, ठीक है, आपने एक वैल्यू निकाली 3.52, दूसरी वैल्यू निकाली 3.49। अब बताओ इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है ये वाली, क्योंकि ये रियल वैल्यू के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा करीब। तो जितनी एक्यूरेट मतलब रियल वैल्यू के ज़्यादा करीब है उतनी, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्यूरेसी की। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन को भैया इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। प्रिसीजन बताता है कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो
3.52 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक वैल्यू दे सकता है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, वो वैल्यू पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक दे रहा है, 5232 ऐसे करके, ये 3 डिजिट। मतलब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है? ये वाला, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी वैल्यू बता पा रहा है, मतलब उसका प्रिसीजन हाई है, प्रिसीजन हाई है क्योंकि वो छोटी छोटी वैल्यू बता पा रहा है। ये बात आपको समझ आ रही है? 3.52 ये बता पा रहा है, ये 3.53, और इसने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू बता दी, मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। समझ गए आप? प्रिसाइज का मतलब समझ में आ गया? अब मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है बच्चों वीडियो हो चुका है 55 मिनट्स का, और क्वेश्चन तो 4 ही हुए हैं भाई, ये तो बहुत कम ही हुए हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने, आपको लग रहा है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है जो वैल्यू आ रही है उस पर। यदि वैल्यू रियल वैल्यू के ज़्यादा पास है तो मतलब ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है वो, लेकिन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, और इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा जो ज़्यादा छोटी छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है। अब देखो, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू दे रहा है, और उसने वैल्यू दे दी 3.5121, ये वैल्यू इसने, इस वाली जो 3.54 थी इसकी वैल्यू ये दे दी। देखो अब इसने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू दी, मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ज़्यादा प्रिसाइज मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है, लेकिन क्या ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है या ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट? 3.52 इस वैल्यू के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू ये वैल्यू। समझ गए? तो ज़्यादा प्रिसाइज होना ज़्यादा एक्यूरेट होने को नहीं बताता। देखो ये वैल्यू 3.52 इसके ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू, जबकि इसका प्रिसीजन ज़्यादा है क्योंकि ये पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट तक वैल्यू दे रहा है, मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है। तो प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेट नहीं है ये ज़्यादा, ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, वैल्यू तो ये वाली एक्यूरेट है क्योंकि ये ज़्यादा